नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम का आप सब देख पा रहे होंगे तीसरा पार्ट लेकर आया हूं। और पहला और दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को बहुत ही शानदार और बेहतर ढंग से पढ़ाने का समझाने का प्रयास किया है और उसी को आगे लेकर जो है बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी सभी लोग तैयार हो जाओ और वेन डायग्राम के इस तीसरे पार्ट को जो है हम लोग लेकर आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं। ठीक है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस क्लास में जो है मैंने पहली सेशन में मैंने कुछ बेसिक बताने का प्रयास किया है और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन में पीपीटी के रूप में लेकर आया था। उनको हमने पिछली क्लास में ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व किया और अब मैं आशा करता हूं कि आप सबको आइडिया लग गया होगा कि इन प्रश्नों का प्रारूप कैसे आता है और कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से आप लोग जो है एक एक स्टेप में क्या करिएगा, बढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कमर कस लीजिए। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ बताने वाला हूं और उसी को आधार मानकर आप सबको क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि वेन डायग्राम दिया हुआ है और वेन डायग्राम में प्रश्न कुछ आपको जो है इस तरीके से मिलते हैं। अगर ध्यान से आप सब देखो तो इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं। इस प्रकार से डायग्राम बना होगा। तो पहले मैं समझाऊंगा कि इन खानों का मतलब क्या होता है। जब ये बातें आप सब बढ़िया से समझ जाओगे तब चीज़ें आप सब लोगों के लिए जो क्या हो जाएंगी, बेहतर ढंग से बढ़िया निकल कर आएंगी। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले एक जो है इमेज में। और उस इमेज से पहले मैं आप सबको जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहा था। जी, यहाँ पर आगे नए पेज में। ठीक है। अब चलो समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर आप लोगों को एक बात का ध्यान देना होगा, बढ़िया से सावधानी से कंसंट्रेट करके, कि जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर आप लोगों से कुछ बोल दूँ कुछ समझाने के लिए, तो यहाँ पर देखो समझो बात को। जैसे मान लीजिए हमारे पास वेन डायग्राम में आपके जो है मैंने टाइप 1 पढ़ा दिया। अब आपको मैं लेकर चल रहा हूँ टाइप 2 में। आपको जो है मैं लेकर चल रहा हूँ टाइप 2 में। ठीक है। तो टाइप 2 को हम लोग जो है बहुत जल्द करने वाले हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कुछ डायग्राम के रूप में। एक आपके पास डायग्राम ये है। ठीक है। ये मान लीजिए आपका ए है। ये मान लो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ए है। ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ए। ये एरिया जो होगा ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ए को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सब्जेक्ट ए को दर्शाता है। ओके। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट बी में। किस में चलेंगे? सब्जेक्ट बी में। ये मान लो जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सब्जेक्ट बी को। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट सी में। और ये जो एरिया है ना आपका, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट सी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सब्जेक्ट सी को। ये आपके जो है सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी। जो सफ़ेद कलर में होगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोग होंगे। जो इस कलर में होगा बैगनी कलर में, पूरा का पूरा बी को पढ़ने वाले होंगे। जो आपका ब्लू कलर में होगा वो पूरा का पूरा किसको पढ़ने वाले होंगे? सब्जेक्ट सी को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से चीज़ें आपको जो है यहाँ पर समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरा सब्जेक्ट ए को दर्शाता है, ये पूरा सब्जेक्ट बी को दर्शाता है, ये पूरा सब्जेक्ट सी को दर्शाता है। इतनी बात समझ गए। लेकिन दोस्तों ये वाला एरिया जो ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कितना कॉमन है? ए का बी का एरिया इतना एक में घुसा हुआ है और ए का एरिया इतना बी में घुसा हुआ है। तो ये वाला एरिया ए और बी में कॉमन है। तो ये जो एरिया होगा ना, सब्जेक्ट ए और बी को दर्शाएगा। ये एरिया बैगनी कलर वाला और ये सफ़ेद, ये एक दूसरे के क्या है? ये बी में कॉमन है। ठीक है। और ये वाला एरिया पूरा और ये वाला पूरा एरिया ए और सी में कॉमन है। और ये जो एरिया है तीन कलर से अलग अलग, ये तीनों सब्जेक्ट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये तीनों सब्जेक्ट को दर्शाता है। अभी ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ पर कुछ आपके सामने चीज़ें आ जाएं, उनको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक है। ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर पाँच है, यहाँ पर छः है और यहाँ पर क्या है? सात है।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना आपके पास जो है यहाँ पर चीज़ें हैं। ये सब्जेक्ट ए है, ये सब्जेक्ट बी है, ये सब्जेक्ट सी। मैंने कहा था ये जो एरिया है सब्जेक्ट ए और बी को, ये जो एरिया है सब्जेक्ट बी और सी को, और ये जो पुतना पूरा बच गया ये केवल और केवल ए को। देखो ये जो एरिया है ना केवल और केवल ए है, किसी में कॉमन नहीं है। ये पूरा जो पूरा एरिया है केवल और केवल बी के लिए है, और ये जो पूरा एरिया है केवल और केवल किसके लिए, सी के लिए। बस हमको डायग्राम को आपको बढ़िया से देखना है और उसी को समझने का प्रयास करना है। चलिए देख लेते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आपसे अलग अलग प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है? जैसे प्रश्न आपसे यहाँ पर कह देगा कि सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ध्यान से समझना भाई, यही मेन पॉइंट है जो आप लोगों को बढ़िया से समझना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह देगा कि सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है, तो ध्यान से देखो, जितना भी सब्जेक्ट ए के एरिया में आएगा, जितना भी सब्जेक्ट ए के एरिया में आएगा वो पूरा का पूरा कितने लोग हैं सब्जेक्ट ए का अध्ययन करते हैं। जैसे इस वाले सफ़ेद वाले सर्कल में, जितना भी सफ़ेद वाले सर्कल में आएगा तो कितने लोग हैं, 1 लोग। ए के सर्कल में 2 भी है, 2 लोग। ए के सर्कल में 5 भी है, 5 लोग। और ए के सर्कल में 4 भी है तो 4 लोग। ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट ए का अध्ययन कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है, सब्जेक्ट ए का अध्ययन कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ए का अध्ययन कर रहे हैं। अभी समझ में आई बात? सबको जोड़ लेंगे, 5 4 9 2 11 और 1 12, तो 12 लोग ऐसे हैं जो सब्जेक्ट ए का आंसर कर रहे हैं। ठीक है ना? ये 12 लोग, ये सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। देखो 2 लोग ऐसे हैं जो बी को भी पढ़ रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो बी और सी दोनों पढ़ रहे हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो सी को पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट ए को भी तो पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, जितना भी सब्जेक्ट ए के सर्कल में आएगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट ए को क्या करेगा, पढ़ाएगा। ठीक है, ये बात हुई आपकी। अब दूसरी बात मैं अगर यहाँ पर बताऊँ आपको, तो जैसे प्रश्न है यहाँ पर कि सब्जेक्ट बी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो सब्जेक्ट बी के एरिया में जितना भी आएगा, सब्जेक्ट बी के एरिया में जितना भी आएगा वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट बी को पढ़ाने के लिए बोलता है। तो जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट बी आपके पास यहाँ पर है, तो ध्यान से देख लेते हैं सब्जेक्ट बी में जितना भी बी के सर्कल में आएगा सबको ले लो भाई। तो यहाँ पर 2 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस 5 आएगा और प्लस 6 आएगा। तो जितना भी सब्जेक्ट बी के सर्कल में, हमने उसको पूरा का पूरा सबको क्या कर लिया, उठा लिया, क्योंकि उसने कहा था कि सब्जेक्ट बी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो जितना भी सब्जेक्ट बी में आया उसको हमने पूरा का पूरा क्या कर लिया, ले लिया। अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह देगा कि सब्जेक्ट सी में पढ़ने वालों लोगों की संख्या, तो जितना भी सब्जेक्ट सी में पढ़ेगा, जितना भी सब्जेक्ट सी में पढ़ेगा उनको सबको ले लो। तो सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या जितना भी सी के सर्कल में आएगा सबको ले लो। तो सी के सर्कल में क्या क्या है, 4 है, प्लस 5 है, प्लस 6 है और प्लस क्या है, 7 है। तो ये सब्जेक्ट सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है। तो सब्जेक्ट ए का हो गया, सब्जेक्ट बी का हो गया और सब्जेक्ट सी का हो गया। तो ये एनालिसिस करिए और समझने का प्रयास करिए कि आपको क्या बताना चाह रहा है और क्या आपको जो है समझाना चाह रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सब तक जो है पहुँच पाया होगा। अब दूसरी बात, जैसे दोस्तों यहाँ पर आ जाए, जैसे मान लीजिए हमने इतनी बात पढ़ ली, जैसे और भी आपके सामने चीज़ें आ जाएँ। जैसे मान ली कह देगा, अगर अभी सब्जेक्ट ए की बात कर, अगर मैं कह दूं केवल सब्जेक्ट ए को, जैसे वनली मैं कह दूं वनली सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बताना है जो वनली, जो केवल और केवल सब्जेक्ट ए को पढ़ते हैं। भाई सब्जेक्ट ए को तो पढ़ने वाले इतने लोग हैं, लेकिन 2 लोग बी को भी पढ़ रहे हैं, 5 लोग सी को भी पढ़ रहे हैं, बी को भी पढ़ रहे हैं, 4 लोग सी को भी पढ़ रहे हैं। उसने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सिर्फ ए को ही पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट ए ही पढ़ रहे हो और बाकी कोई ना पढ़ रहा हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सिर्फ एक दिख रहा है, 1 लोग ऐसे हैं जो बाकी किसी सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, इनको ना बी से मतलब है, ना सी से, केवल और केवल किससे मतलब है, ए से। इसलिए ऐसे लोगों की संख्या मात्र 1 है जो केवल और केवल सब्जेक्ट ए का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या केवल और केवल 1 है जो सब्जेक्ट ए का अध्ययन कर रहे हैं। अभी समझ आया? अब दूसरी बात, जैसे प्रश्न यहां पर कह देगा कि वनली सब्जेक्ट बी का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या,
ऐसे लोगों की संख्या को बताओ जो केवल और केवल सब्जेक्ट बी का ही अध्ययन कर रहे हैं और बाकी उनसे जो है किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन से कोई लेना देना नहीं है। तो सब्जेक्ट बी में तो पढ़ने वाले लोग बहुत से रो रहे हैं, लेकिन उसने कहा केवल सब्जेक्ट बी को, तो भाई 2 लोग ए को पढ़ रहे हैं, हटा दो। 5 लोग जो ऐसे हैं जो ए और सी दोनों पढ़ रहे हैं, हटा दो। 6 लोग ऐसे हैं जो सी पढ़ रहे हैं, तो क्या बचा? 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल सब्जेक्ट बी का अध्ययन कर रहे हैं और बाकी उनको किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आएगा कितना आएगा? 3। तो ओनली सब्जेक्ट बी, तो ओनली सब्जेक्ट बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसे प्रश्न यहाँ पर कह देगा कि ओनली सब्जेक्ट सी, तो ओनली सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो केवल और केवल सब्जेक्ट सी का अध्ययन कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट सी का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7 है। सब्जेक्ट सी का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये आपका हो गया कुछ पॉइंट। देखो, अगर ये पॉइंट अगर नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो फिर प्रश्नों को करने में आपको तकलीफ होगी। मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो कौन किस में जाएगा ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो हमने बात कर लिया सब्जेक्ट ए को, अगर ए की बात करता है तो पूरा का पूरा काउंट करना है। अगर केवल ए की बात करता है तो अंतर है। सब्जेक्ट ए और केवल सब्जेक्ट ए में अंतर है, ये बात ध्यान देना है। सब्जेक्ट बी और केवल सब्जेक्ट बी में अंतर है। सब्जेक्ट सी और केवल सब्जेक्ट सी में भी अंतर है। ये ध्यान देना है कि अगर केवल शब्द का प्रयोग करता है तो आपको जो है केवल और केवल फिर ए बी ए के बारे में ही बताना है। अगर सब्जेक्ट ए की बात करता है तो पूरा ए को बताना है। तो दोनों का अंतर समझेंगे तभी आगे के जो प्रश्न आपसे पूछेगा उनको आप सभी लोग बढ़िया से बता पाओगे, नहीं तो वहाँ तक पहुँचना आसान कार्य नहीं होगा और प्रश्न करना और सीखना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप सबके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये सब बनाते चलना है आप सभी को। मैं इसीलिए बहुत आराम से, बहुत सिंसियरली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे बातें आप सब तक बढ़िया से क्या हों, पहुँच पाएँ। ठीक है, तो चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अभी आपके पास अगला पॉइंट है मेरे पास, तो उस पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट ए एंड बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। प्रश्न ये है आपका कि सब्जेक्ट ए एंड बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो सब्जेक्ट ए और बी दोनों को पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो सब्जेक्ट ए और बी दोनों को पढ़ रहे हैं, मतलब ए को भी पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट बी को भी पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या आपको निकालनी है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ए और बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो भाई बी का डायग्राम यहाँ से यहाँ तक, ए का डायग्राम यहाँ से यहाँ तक कॉमन है। तो ए और बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, जितना डायग्राम कॉमन है पूरा देख लो। तो ए और बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या 2 और 5। कितनी है? 2 और 5। जितना ए और बी का डायग्राम कॉमन है, आप भी ये काम कर सकते हो। ध्यान से देखो, नहीं देख पाओगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो 2 और 5 है। देखो ए और बी में कितना कॉमन है, तो ए और बी का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है। और कितना? 2 5, जो ए को भी पढ़ रहे हैं बी को। देखो 5 लोग ऐसे जो सी को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ए और बी भी तो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप सभी लोग। ठीक है, तो सब्जेक्ट ए एंड बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या है 2 + 5। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आपका कि सब्जेक्ट बी एंड सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो सब्जेक्ट बी एंड सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो देखो कि बी और सी में कितना एरिया कॉमन है। तो बी और सी का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, कितना? 5 और 6। तो बी और सी का जो एरिया कॉमन है कितना है? 5 और 6। तो इस प्रकार से जाएगा। तो बी और सी में कितना कॉमन है? 5 और 6। तो बी और सी को पढ़ने वाले जो लोगों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 और 6 हो जाएगी। अभी समझ आया कि नहीं आया? अब अगली बात करें तो जैसे प्रश्न कह देगा कि सब्जेक्ट बी एंड सी हो गया। जैसे प्रश्न कह दे कि सब्जेक्ट सी एंड ए, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो सब्जेक्ट सी और ए को पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट सी और ए को कॉमन करने वाला एरिया इतना है, कितना? 4 और 5। कितना है? 4 और 5, जो सब्जेक्ट सी को और ए को कॉमन कर रहा है। तो यहाँ पर 4 और प्लस कितना हो जाएगा?
5 हो जाएगा। ठीक है, देखो 5 हर जगह आया, क्यों? क्योंकि 5 लोग ऐसे हैं जो तीनों विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको हर बार काउंट करना पड़ेगा। वो ए को भी पढ़ रहे हैं, बी को भी पढ़ रहे हैं और 5 लोग सी को भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 5 लोग हर जगह आ गए। 5 यहाँ भी आया, 5 यहाँ भी आया और 5 यहाँ भी आया। ठीक है, तो सब्जेक्ट ए एंड बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी? 2 और 5 7। सब्जेक्ट बी एंड सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या 5 और 6 11। सब्जेक्ट सी एंड ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या 4 और प्लस 5 9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखो इनको जोड़ के ही लिखना है, मैं ऐसे लिख जरूर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हाल में ना ऐसे नहीं मिलेगा, योगफल मिलेगा, सबको जोड़ना है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सब तक बढ़िया से पहुंच पाई होगी और चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे, और इसको साथ में नोट भी करते चलना है भैया। ये नहीं कि आप वीडियो देख के छोड़ दो और बाद में चीज़ें समझ में ना आए तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये बातें आप सबको बढ़िया से दिमाग पर रहेंगी, याद रहेगा, तो शायद आप लोग आंसर जो है बहुत बढ़िया से बता पाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको जो है कर लिया। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर ए एंड बी की बात कर लिया। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको समझना है कि वनली शब्द आ जाए, जैसे यहाँ पर कह दिया जाए, अब देखो वनली शब्द लगा दिया मैंने, जैसे यहाँ पर वनली शब्द लगाया था, यहाँ पर भी वनली ए एंड बी की बात करेगा। ऐसे लोगों की संख्या बताओ। अभी तक ए और बी की बात कर रहा था तो 2 और 5 निकाले थे, अब कह रहा है ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो केवल ए एंड बी पढ़ते हैं। भाई देखो पहले ये देखो कि ए और बी कितना पढ़ते हैं, तो ए और बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी? 2 और 5। अब कह रहा है केवल ए एंड बी, तो अब केवल ए एंड बी 5 लोग तो सी को भी पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा कि सी को नहीं पढ़ाना। अब तो कितना बचा? अब केवल ए एंड बी में बचा कितना? 2, क्योंकि 5 को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग क्या कर रहे हैं? सी भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ना वो सेकंड आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसने कहा कि वनली ए एंड बी, तो केवल और केवल ए एंड बी को ही पढ़ना चाहिए, सी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो भाई 5 लोग सी को पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हटा दो, तो केवल और केवल ए और बी में एरिया जो कॉमन बचेगा केवल 2 लोगों का बचेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें कि अगला तरीका क्या होगा, जैसे प्रश्न कह देगा कि वनली बी एंड सी। बताओ भाई, वनली बी एंड सी, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो केवल बी एंड सी का अध्ययन करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बताना है कि जो केवल बी एंड सी का, केवल और केवल, तो पहले बी और सी को देखो, तो बी और सी का अध्ययन करने वाले लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चल रहा है, बी और सी को करने वाले लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसने कहा है कि केवल और केवल बी एंड सी की बात कर रहा है, तो जब तो बी एंड सी की बात कर रहा है तो ए को यहाँ से क्या करना है? हटाना है। तो ए के डायग्राम को जब यहाँ से आप हटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? सी। तो केवल बी एंड सी में कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको जो है बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो केवल और केवल बी एंड सी की बात करें तो वनली बी एंड सी का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या, तो बी एंड सी का अध्ययन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 6 है। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर जैसे प्रश्न कह देगा कि वनली शब्द लगा दे, वनली सी एंड ए, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो केवल और केवल सी और ए को पढ़ते हों। किसको पढ़ते हूँ? केवल और केवल सी और ए को पढ़ते हूँ और बाकी उनसे किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना देना ना हो। तो सी और ए का जो एरिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन है, तो सी और ए का जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक कॉमन, 4 और 5। लेकिन उसने कहा केवल सी ए, बी से कोई लेना देना नहीं, तो बी के डायग्राम को हटा दो, कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। देखो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 4 था, हर जगह से 5 हट गया। हर जगह से क्या किया? 5 हट गया, क्योंकि वनली शब्द की बात कर रहा है, केवल 2 सब्जेक्ट, तो वहाँ पर सी तो भाई 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा, 5 लोगों को हटाना पड़ेगा हर जगह से।
तो ये तरीके होते हैं प्रश्न को सॉल्व करने के। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सब तक बढ़िया से पहुंच पाई होगी और चीज़ों को बढ़िया से समझ भी पा रहे होंगे आप सभी लोग। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम सब बात करें, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, देखो समझो थोड़ा सा, इसको मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है, देखो ध्यान से समझना। जैसे कह देगा सब्जेक्ट ए एंड बी, सब्जेक्ट ए एंड बी नॉट सी, लेकिन सी नहीं पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट ए और बी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, लेकिन सी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी एक इस प्रश्न को पूछने का एक प्रारूप होता है। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ए और बी को पूछने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग 2 और 5 है, लेकिन उसने कहा नॉट सी, सी नहीं पढ़ना चाहिए। तो सी के डायग्राम को हटा दो, सिर्फ कितना बचेगा आपके पास, 2 ही बचेगा। कितना बचेगा आपके पास, 2 ही बचेगा। अभी आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरी बात, जैसे यहीं पर कह देगा कि सब्जेक्ट बी एंड सी नॉट ए, लेकिन ए को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बताइए जो सब्जेक्ट बी और सी को तो पढ़ते हैं लेकिन नॉट ए, ए को नहीं पढ़ते। तो बी और सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो सब्जेक्ट बी और सी को पढ़ने वाले लोगों की संख्या अगर देखा जाए तो 5 और 6 लोग हैं। लेकिन उसने कहा नॉट ए, तो ए के डायग्राम को हटा दो तो 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 6। इसका जो आंसर आएगा 6। देखो यहाँ पर भी 6 आया। अगला प्रश्न जैसे यहाँ पर कह देगा कि सब्जेक्ट सी एंड ए नॉट बी, लेकिन बी को नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या बताइए जो सब्जेक्ट सी और ए को तो पढ़ते हैं, नॉट बी, लेकिन बी को नहीं पढ़ते। तो सी और ए को पढ़ने वाले लोग यहाँ से यहाँ तक है, नॉट बी, तो बी को डायग्राम को हटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 4 बचेगा। बताओ यहाँ 2 6 4, यहाँ भी 2 6 4। मैंने क्या कहा था कि ये और ये बातें आपस में क्या है, पहला से समांतर है, दूसरा दूसरे समान है और तीसरा तीसरे से समान है। तो ये और ये वाला डायग्राम आपका जो है बिल्कुल एक होता है। पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बात एक ही होती है। घूम फिर के वही बात ही दोनों पूछते हैं, दोनों में अंतर नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों पहले इसको बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसी प्रकार के कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ना है। बोलो भाई, ये बात समझ में आई आप सभी को? उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न, ये पॉइंट आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और इनको आप सभी ने बढ़िया से जो है सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, क्या पूछ रहा है, कैसे इनको करना है। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बढ़िया से बना लीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगे। मैं चाहता हूं कि ये आपकी नोट्स में या कॉपी में हो, जिससे आप सबको दोबारा कभी भी कोई प्रॉब्लम आए या समझ में ना आए तो एक बार आप इसको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब ये चीज़ समझेंगे तो जब आगे के आपसे प्रश्न पूछेगा तभी आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाओगे, अन्यथा नहीं दे पाओगे। ये बात आप सब दिमाग में फीड कर लीजिए। ओके, अब देखो मैं इसी का दूसरा पॉइंट आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए अभी हमने डायग्राम को बनाया था कुछ इस प्रकार से, ये बन गया, यहीं पर समझा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी लोग ले लिए थे, अब इसको हटा देता हूं।
चलिए ये बात कंप्लीट होती है। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूँ कुछ अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है आपका, जैसे मैं कह दूँ, सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट बी, लेकिन बी को नहीं पढ़ना चाहिए। अब बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। उसने कहा कि सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताइए, लेकिन नॉट बी, बी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से देखना, तो सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या मैंने बताया था कि सारी है, लेकिन उसको प्रॉब्लम है सब्जेक्ट बी से, तो सब्जेक्ट बी को यहाँ से हटा दो। सब्जेक्ट बी के सर्कल को पूरा हटा दो, कितना बचेगा? 1 और 4। उसको सी से प्रॉब्लम नहीं है, उसने कहा नॉट बी, बी नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सी से प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट बी, बी नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सी से प्रॉब्लम नहीं है। तो ए के एरिया में जितना भी सी आएगा उसको ले लीजिए। तो कितना बचेगा? 1 और 4 बचेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट ए को पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट सी, लेकिन सी को नहीं पढ़ना चाहिए। अब फिर से बताओ, अब इसका आंसर बताओ भाई। अगर ये बात समझ में आ गई थी तो ये बात आप कर लोगे। उसने कहा कि सब्जेक्ट ए में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, लेकिन नॉट सी, सी को नहीं पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट ए में जितना भी आएगा सब लेंगे, लेकिन सी को कह रहा नॉट सी, सी नहीं पढ़ना चाहिए, तो सी के सर्कल को पूरा हटा दो। इस बार पहले उसको बी से प्रॉब्लम थी, इस बार उसको सी से प्रॉब्लम है। तो सी के डायग्राम को हटा दो, तो कितना ए में बचेगा? 1 और 2 लोग बचेंगे। कितना बचेगा? 1 और 2 लोग बचेंगे। अगला प्रश्न है कि सब्जेक्ट बी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट ए, लेकिन ए को नहीं पढ़ना चाहिए। ये प्रश्न आया, सब्जेक्ट बी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या, लेकिन नॉट ए, ए को नहीं पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट बी में जितना भी आएगा ले लो। उसको ए से प्रॉब्लम है, ए को हटा दो। बी में कितना बचा? 3 और 6 बचा। तो ये इसका क्या होगा? सही जवाब होगा 3 और 6। कुछ करना ही नहीं था। फिर अगला प्रश्न है आपका कि सब्जेक्ट बी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट सी, लेकिन सी को नहीं पढ़ना चाहिए। इस बार सब्जेक्ट बी में तो पढ़ेंगे, लेकिन नॉट सी, तो सी से प्रॉब्लम है, सी को हटा दो। तो बी में कितना बचेगा? 2 और 3। तो यहाँ से 2 और 3 लिख लो, हो गया। ये करना था। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न है आपका कि सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट बी, लेकिन बी में नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो सब्जेक्ट सी का अध्ययन करते हैं लेकिन बी का नहीं। उसको बी से प्रॉब्लम है, ए से प्रॉब्लम नहीं है। तो सी के सर्कल से पूरा ए के सर्कल को हटा दो, सी के सर्कल से पूरा बी के सर्कल को हटा दो। तो सी में कितना बचेगा? 4 और 7। उसको ए से प्रॉब्लम नहीं है, बात भी ध्यान दीजिएगा, उसको बी से प्रॉब्लम थी। आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या नॉट ए, लेकिन ए को नहीं पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट सी में पढ़ने वाले लोगों की संख्या इतनी है, लेकिन ए से प्रॉब्लम है, ए को हटा दो। सी में बचेगा 6 और 7। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ना, 6 और 7 आएगा। ये बहुत ही शानदार पॉइंट था और उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आप सबके दिमाग में पहुँच गया होगा। जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था वो चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे और आगे की जो कनेक्टिविटी है उसको आप सभी लोग जोड़ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। तो इसको जो है बनाइए, फिर चलेंगे, आपको जो है मैं लेकर चलूँगा अगले स्टेप में कि क्या आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्या है, कैसे है, चीज़ों को लेकर चलेगा। अगला है आपका पॉइंट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। अभी इसका मतलब आपको समझना है, और जब तक इसका मतलब दोस्तों आप नहीं समझोगे शायद ऐसे प्रश्नों को हम नहीं कर सकते। शब्दों में ही खेला होता है, अगर शब्द नहीं समझ में आया तो प्रश्न करना मुश्किल हो जाता है। चलिए,
इसने कहा है कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय को पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताना है। तो एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक विषय को पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि चीज़ों को हमें कैसे करना है और कैसे आगे लेकर जो है बढ़ना है। तो कम से कम एक सब्जेक्ट, जैसे मान लो भाई, कम से कम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपको कह दिया जाए, जैसे आप मान लो कह दो कि भाई कोई कुछ मान लो आपको जो वहाँ पर कुछ टॉफ़ी बिक रही है। क्या बिक रही है? टॉफ़ी आपको जो है मिल रहा है, और आपके घर में फैमिली में सब लोग बैठे हैं और पिताजी आपके टॉफ़ी लेकर आए और सबको परिवार में दे रहे हैं। तो आप कहोगे मुझे भैया कम से कम 2 चाहिए, मतलब मुझे कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं लूँगा, ज़्यादा दोगे तो मना भी नहीं करूँगा, चलेगा। समझ में आई बात ना? कम से कम 2, एक तो लूँगा ही नहीं, कम से कम 2, 2 से कम नहीं होगा। जैसे इसने कहा कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट, मतलब कम से कम मुझे एक टॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना? अंदर से फीलिंग्स लाओ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि कम से कम एक टॉफ़ी, मतलब एक विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या, मतलब कम से कम एक टॉफ़ी मुझे चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए मुझे, एक से जो ज़्यादा मिलेगा चलेगा, मतलब जो ज़्यादा होगा लूँगा, लेकिन कम नहीं लूँगा, ज़्यादा लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब कम से कम एक विषय। तो एक विषय पढ़ने वालों का मतलब होता है कि एक के जो ऊपर होगा वो सारा का सारा हमको लेना पड़ेगा। तो एक विषय पढ़ने वालों लोगों की संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या है, यहाँ पर 3 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात ध्यान देना है कि 1 2 3 जो होगा, तो एट लीस्ट वन का मतलब होगा है एक से कम नहीं, जो ज़्यादा होगा लेना पड़ेगा। समझो मेरी बात को, एक से कम नहीं लेंगे, जो ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों की संख्या होगी उसको क्या करेंगे? ले लेंगे। तो यहाँ पर भाई एक विषय, एक से कम तो पढ़ने वाले यहाँ कोई है भी नहीं, ज़्यादा, ये तो एक पढ़ रहे हैं विषय, या तो 2 विषय पढ़ रहे हैं, या तो 3 विषय पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 विषय ही हमारे पास ABC है ना। तो हमको देखना है कि एक विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या, तो एक विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 1 है, 3 है और 7 है। इसके बाद 2 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितना है? 2 है, 4 है और 6 है, प्लस 2 है, 4 है और कितना है? 6। और 3 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 5 है। तो ये ले लिया। एट लीस्ट का मतलब होता है कि एक से कम नहीं, ज़्यादा सब लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सारा का सारा हम यहाँ पर क्या करेंगे? उठा के रख लेंगे, ले लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहां पर प्रश्न बोलेगा एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो कम से कम 2 विषय पढ़ते हैं। 2 से कम नहीं होना चाहिए, जो होगा ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। समझे आप मेरी बात को? तो एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब है कि 2 से कम नहीं होगा, जो ज़्यादा होगा क्या करेगा? चलेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप सबको समझ में आ रही होगी। एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट प्रश्न बोल रहा है कि एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, तो दोस्तों अगर ध्यान से यहाँ पर देखें और समझें, तो एट लीस्ट 2 का मतलब है कि 2 से कम नहीं होगा। तो 2 से कम एक सब्जेक्ट वाले नहीं लेना, हमको 2 से कम नहीं लेना, 2 टॉपिक से कम नहीं लेगा ही नहीं, वो अधिक होगा लेगा। तो 2 4 6, 2 4 6 और अधिक कितना है? 3 विषय, मतलब कितने लोग? 5 लोग। ये हो गया, ये इसका मतलब होता है। अब जैसे यहां पर कह देगा कि एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट, ऐसे लोगों की संख्या बताओ जो कम से कम 3 विषय या 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ऐसे लोगों की संख्या जो कम से कम 3 विषय या 3 सब्जेक्ट क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो।
एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट की अगर हम सब बात करें, कम से कम 3 विषय की बात करें, तो ध्यान से देखिएगा, एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट, कम से कम 3, भाई 3 से कम नहीं होगा, अधिक होगा चलेगा। तो भाई 3 विषय पढ़ने वाले तो सिर्फ 5 ही लोग हैं, इससे कम ज़्यादा विषय पढ़ने वाले लोग यहाँ पर है भी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो बना लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं, कुछ और पॉइंट है जो आपको समझना है। बनाओ दोस्तों। आइए देखते हैं। अब मैं इसको रफ कर ले रहा हूं, आप लोगों ने अब तक बना लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जैसा आपका सूटेबल लगे। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। जैसे आपके सामने मान लीजिए अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाए तो उसको क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आ जाए एट मोस्ट, अभी तक एट लीस्ट आया था, अब आ जाए एट मोस्ट। एट मोस्ट 3 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 3 सब्जेक्ट। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। ये बात है आपके पास। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब 3 सब्जेक्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। समझो मेरी बात को। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आपको जो है 3 सब्जेक्ट क्या करने हैं, पढ़ने। मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 में से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। मतलब समझो, ज़्यादा से ज़्यादा 3, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता भाई। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 ही सब्जेक्ट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन जो कम होगा तो ले लूँगा भाई। 1 दोगे तब भी ठीक है, 2 दोगे तब भी ठीक है, 3 दोगे तब भी ठीक, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 का मतलब है कि 3 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो कम होगा चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों की संख्या तो लेगा ही। 2 होगा तब भी चलेगा, 2, 4 और 6, और जो 1 होगा तब भी चलेगा। तो प्लस 1, 3 और 7, ये इसका सही जवाब होगा। अब यही कह देगा कि एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, प्रश्न बोल दे कि एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट। ये प्रश्न है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 विषय। प्रश्न बोल रहा है कि एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 2 विषय दे दो, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब आपको बताना है, समझना है। तो प्रश्न कह रहा है कि एट मोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो भाई 2, 2, 4, 6, 2 कितने हैं, 2 + 4 और + 6। 2 से ज़्यादा नहीं लेगा, लेकिन कम होगा तो लेगा भाई। तो 1, 3, 7 + 1 और +3 और +7, ये हो गया। अगर यहीं पर प्रश्न कह दे कि एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, एट मोस्ट 1 सब्जेक्ट, एट मोस्ट वस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, भाई एक विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 1 + 3 और +7। 1 से कम लेगा नहीं वो, तो 2 ले नहीं सकते, 3 दे नहीं सकते, इतना आंसर आ जाएगा। ये हो गया एट मोस्ट का मतलब। ये आपका जो मैं समझा रहा था एट लीस्ट का मतलब था, और ये जो आपको समझाया मैंने एट मोस्ट का मतलब है। तो सारी जड़ें उखाड़ के मैंने यहाँ पर इसकी रख दी हैं। और अगर आपने बढ़िया से वीडियो को देखा होगा, बढ़िया से क्लास को समझा होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो वेन डायग्राम की इस प्रकार के प्रश्नों की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो आपकी आज से ही, अभी से ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये जो बेसिक है, यही मेन चीज़ होती है, यही लोग आपको नहीं बताते और डायरेक्ट आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आता कि क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है। अगर दोस्तों ये बात आपको बढ़िया से पता चल जाए, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आए आप उसको ब्रेक करके आंसर आसानी से निकाल सकते हो, अगर आपने इसको बढ़िया से क्या कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट, ये क्लास, ये सेशन आपको बढ़िया से पकड़ में आया होगा, बढ़िया से आप सभी ने कैच किया होगा। अब बस जितनी भी बेसिक चीज़ें थी जो मुझे बताना था मैं आप सबको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ प्रश्नों की ओर। आपके सामने प्रश्न आएगा, प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ये प्रश्न है, इसको पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसने कहा है कि दिए गए चित्र में 3 अलग अलग वृत्त हैं, हमको भी दिख रहा है 3 अलग अलग वृत्त, ठीक है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति के किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न क्षेत्रों के ए जी के द्वारा चिन्हित किया गया है। प्रश्न में कथन पढ़े और उस क्षेत्र का अक्षर चुने जो सही ढंग से उस कथन का प्रतिनिधित्व करता है। चीनी जो चित्रकारों के साथ ही संगीतकार भी हैं। बताइए, उसने कहा कि चीनी जो चित्रकारों के साथ ही संगीतकार भी है, मतलब ऐसे चीनियों की संख्या बताओ जो चित्रकारों के साथ साथ में संगीतकार भी हैं। तो बताओ ऐसा प्रश्न क्या होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है और मैं देखना चाहता हूं कि किसके द्वारा प्रश्न सॉल्व होता है। बताओ भाई, इसमें से अगर आपने अभी जो चीज़ों को समझा था, अगर वो बात आपके दिमाग में चली गई है तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न करने में आप सबको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो उसने कहा कि चीनी जो चित्रकारों के साथ भी संगीतकार भी हैं, ऐसे चीनियों की संख्या बताना है आप सभी को जो चित्रकारों के साथ में संगीतकार भी हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। उसने कहा कि ऐसे चीनी जो चित्रकारों के साथ संगीतकार भी हैं, मतलब चित्रकार तो है ही साथ में संगीतकार भी हैं। तो मतलब चीनी भी हो, चित्रकार भी हो और संगीतकार भी हो, चीनी भी हो, चित्रकार भी हो, संगीतकार भी हो। कुल मिलाकर आपसे 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोगों की संख्या, 3 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या, और 3 विषय पढ़ने वाले लोगों की संख्या कहाँ है, ये सी है। कौन सा, सी, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, ऐसी संख्या सी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी। देखो उसने कहा चीनी जो चित्रकारों के साथ में संगीतकार भी हैं, चीनी जो चित्रकारों के साथ में संगीतकार भी हैं, कितना होगा, सी होगा। लैंग्वेज को पढ़ो, आंसर निकालो, लैंग्वेज को समझो, आंसर निकालो, कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, ठीक है। आइए इस प्रश्न को पढ़ो। कह रहा कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। बताइए भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है, ये आपको ही बताना है। आज समझते हैं। अब देखो भाई, प्रश्न कहा है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं, मतलब भारतीय नेता तो होगा लेकिन गायक नहीं होगा। उसने कहा कि भारतीय नेता तो हो लेकिन गायक न हो, उसको गायक से प्रॉब्लम है, तो गायक के डायग्राम को हटा दो, गायक के डायग्राम को हटा दो। अब देखो ऐसा क्षेत्र देखो जो भारतीय नेताओं को दर्शाता है, भारतीय भी हो नेता भी हो लेकिन गायक ना हो। तो भारतीय और नेता सिर्फ अभी आपका इतना ही कॉमन बचा, कितना, 2, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा 2। ऐसा क्षेत्र जो भारतीय नेताओं को दर्शाता है परंतु गायक ना हो, तो भारतीय और नेता ऐसे सिर्फ 2 लोग हैं। और 2 कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 2 कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऐसे लोगों की संख्या आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 थी।
उसने प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई, अभी पूरी मेहनत के साथ मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताया है। उसने ये कहा है कि सब्जेक्ट के वनली सब्जेक्ट ए और बी को पढ़ने वाले, वनली एक्स और वाई, वनली केवल और केवल भारतीय नेता होने चाहिए। तो भारतीय भी नेता भी, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो अगर कहता कि भारतीय नेताओं की संख्या तो 2 और 3 कितनी होती? 5। उसको अगर गायक से प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है और हमें बताना क्या है। दोनों को सावधानी पूर्वक करेंगे तो हम जरूर सही दिशा में पहुंच पाते हैं। वही प्रश्न फिर से आया, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं? बताइए, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक है? अब बताओ भैया, अब तो गलत नहीं होगा। कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं? तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं। तो अगर ध्यान से इसको देखें, उसने कहा कि भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक, मतलब भारतीय भी हो, नेता भी हो, गायक भी हो। तो भारतीय नेता और गायक को मात्र प्रदर्शित करने वाला कौन सी संख्या है? 3, जो तीनों में कॉमन है। और तीनों में कॉमन क्या है? वनली 3 कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है? वनली 3 कॉमन है, ठीक है। हो गया, ये भी प्रश्न हो गया। अगला बताओ, कौन सा क्षेत्र उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय? बताओ भाई, बहुत ही शानदार, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। हलवा जैसे प्रश्न नजर आने चाहिए आप सबको। कौन सा क्षेत्र उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय हैं? कुल मिला के वो केवल नेताओं की संख्या पूछ रहा है। उसने कहा कि उन नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय हैं, ना गायक हो ना भारतीय, मतलब केवल नेताओं की संख्या, केवल नेताओं की संख्या। तो केवल नेताओं की संख्या कितनी है? 6। उसने कहा कि उन नेताओं को प्रदर्शित करता है जो ना तो गायक हैं। तो गायक के डायग्राम को पूरा हटा दो, आपको नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ से गायक के डायग्राम को पूरा हटा दो क्योंकि उसने गायक से मना किया है। तो उसने कहा ना तो गायक है और ना ही भारतीय, तो भारतीय को भी हटा दो नेताओं की संख्या से। अब हमने ना गायक लेना ना भारतीय लेना, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ नेता। नेताओं की संख्या कितनी है? 6। केवल नेताओं की संख्या कितनी है? 6। और 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। दैट्स ऑल, कुछ करना ही नहीं था। तो ये है हलवा हलवा प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आपके एसएससी जीडी में आने वाला है, और नॉर्मल ही आएगा, बहुत ज़्यादा जटिल या टफ नहीं आएगा। अगर आपने एक बार सही से बढ़िया से बिंदास तरीके से काम कर ले गए, मैं वादा करता हूं कि बहुत बढ़िया स्कोर रीजनिंग में आपका जाने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा मेहनत कर ले गए, आप सभी लोग साथ में चल पाए, चीज़ों को समझ पाए, वीडियो तो आपके पास रहेगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता और उसको नोट्स बनाइए, प्रश्नों को सॉल्व करिए, मदद करिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप तैयार होगा भाई। दुनिया नौकरी पाती है, आप भी पाओगे। जो मेहनत करता है वही पाता है। अगर आप सिर्फ वेट करोगे वैकेंसी का कि वैकेंसी आएगी तब काम करेंगे, तब तक लेट हो जाता है। वैकेंसी का इंतजार मत करिए, काम करिए भाई। जब वैकेंसी आएगी, इसके बाद पता चला पेपर लेट है, तब भी आप ढीले पड़ जाओगे। अचानक डेट आ जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ना क्या है। फिर जाओगे भैया कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसी कोचिंग संस्थान मिल जाए, ऐसा ऑनलाइन मिल जाए कि 1 महीने में हमको घोर के पिला दे, हमको नौकरी मिल जाए। ऐसा होता है क्या यार? आप बताओ, कौन घोर के पिला देगा? मूर्ख बनाना है तो वहाँ कह देंगे ठीक है आओ 1 महीने में आ जाओ, 1 महीने में एसएससी जीडी का बैच और सिलेक्शन की गारंटी। चूतिया बनाने वाला काम होगा, बेवकूफ़ बनाने वाला, और वो हमको पसंद नहीं आता। तो ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाई करना है और ईमानदारी के साथ हमको जो है पढ़ाना है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे और अगर हम पढ़ाने वाले टीचर होंगे तो हमारी बॉन्डिंग जरूर बन जाएगी, ये गारंटी है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं। अगर आप दिखावा करने आए हैं और दिखावा करने वाला टीचर आपको मिल जाएगा, हवा हवाई बताएगा, क्लास में हंसी मजाक करेगा, ये वो दुनियादारी आप सब कुछ सुनाता रहेगा, आपको मजा आएगा, अरे यार बड़े बड़ा मजेदार टीचर है भाई। यही तो लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, यही लोग सुना रहे हैं। वो जान रहे हैं लड़के ही सुनना पसंद करते हैं, वो आके सुनाते
आप लोग सुनते हो, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं भाग जाते हैं, और पढ़ने वाले कम है ना पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए लोग खुश रहते हैं कि चलो ठीक है भाई हमें क्या करना है। तो ये सिचुएशन से मार्केट की, आप लोग उसको समझो, आप सही आदमी को पहचानो, पढ़ाई करो, एनालिसिस करो, अपने आप को वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करो भाई, नहीं तो समस्याओं का अंत नहीं है, समस्याएं बढ़नी है। ऑफलाइन कोचिंग जाइए, ऑफलाइन कोचिंग में भी बहुत से संस्थान मिलेंगे, कुछ पढ़ाने वाले होंगे, कुछ ना पढ़ाने वाले होंगे, मूर्ख बनाने वाले होंगे। तो हर जगह प्रॉब्लम्स है, ये नहीं कि एक जगह ही प्रॉब्लम घुसी हुई है। आप में प्रॉब्लम है, हम में प्रॉब्लम है, आपके पड़ोसी में प्रॉब्लम है, हमारे पड़ोसी में प्रॉब्लम है। तो हमको तो भाई जीवन जीने का सही तरीका पता होना चाहिए ना। आप एसएससी देने जा रहे हो, एसएससी जीडी देने जा रहे हो, तो आपको एसएससी जीडी के बारे में पता होना चाहिए ना, कितनी मेहनत करना है, कितना सिलेबस है, क्या पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना हमें समय देना है, क्योंकि कोई दूसरा बताने आएगा आपको। तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं सोची जाएंगी तब तक काम बनने वाला नहीं है दोस्तों। उनको समझिए और एहसास करिए, काम पे करिए, सोचिए मत, शुरुआत कर दीजिए, और शुरुआत आज से ही कर दीजिए और शिद्दत के साथ कर दीजिए। जिस दिन कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। भाई सब जितनी पुरानी कहावतें हैं ना, कभी ध्यान से गौर से सुनना, उनको फॉलो करने का प्रयास करना, 100% आपकी सही मिलेंगी। बहुत सोच समझ के बनाई गई है वो, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ों का ध्यान देना है, अपने आप को समझो, पहचानो, आप किस लेवल पे हो, किस लेवल पे आपको काम करने की आवश्यकता है, और जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज की क्लास को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ, मिलता हूँ आप सबसे अभी इसके नेक्स्ट क्लास में। और इसी प्रकार से हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ते। इसको भी कर लीजिए, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो नेता नहीं है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है। तो भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है जो नेता नहीं है ना, तो ये वाली बात कर रहा है, नेता नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो नेता को हटा दो यहाँ से, कितना बचेगा 4, और 4 कहाँ है यहाँ पर, ठीक है, 4 कहाँ है यहाँ पर। फिर कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है और ना ही नेता है। उन गायकों को प्रदर्शित करता है ना तो भारतीय है ना ही तो नेता, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 7। ये इसका सही जवाब होगा। उसने पढ़ा क्या कहा, कौन सा क्षेत्र उन गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना तो भारतीय है और ही ना ही नेता। तो ना भारतीय हो ना ही नेता हो, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, 4 है, 7 है, 7 ही आ गया, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न आपके समाप्त हो गए। मुझे इस सीरीज को समाप्त करना था, इसको मैंने समाप्त कर दिया। बाकी जो आगे की सीरीज होगी उसको हम लोग कल के लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।